गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 12th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस चल रहा था जिसमें हम मांग की लोच तक के टॉपिक कर चुके थे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्पादन फलन, जिसे समझना बहुत आवश्यक है हमारे अध्ययन के लिए। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, उत्पादन फलन जिसे अंग्रेजी में प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा उत्पादन फलन है क्या, कितने प्रकार का है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, रेखा चित्रीय विवेचन इसका कैसे करेंगे और ये कहाँ काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं। उत्पादन फलन। उत्पादन फलन है क्या बेटा, जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, उत्पादन फलन, उत्पादन और फलन दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन क्या है। उत्पादन का मतलब है, आपकी अगर किताबी भाषा का प्रयोग करूं मैं तो आगतों का, आगत का मतलब है इनपुट्स और निर्गत का मतलब है आउटपुट्स। आगत और निर्गत के बीच संबंध, आगतों का निर्गतों में रूपांतरण। आगत, आगत क्या कहें, किसे कहेंगे हम? आगत कहते हैं बेटा उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के साधन। और निर्गत किसे कहते हैं? उत्पादन की मात्रा। उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा, यानी हम उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके हम उत्पादन की मात्रा निर्गत करते हैं, निर्धारित करते हैं। उत्पादन के साधन कौन से बेटा? मुख्य रूप से 4 हम उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं अर्थशास्त्र में। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, इसे आप बार बार पढ़ चुके हैं। उत्पादन की मात्रा का मतलब है वस्तुएं एवं सेवाएं। देखिए, आप जब भी किसी चीज को का निर्माण करते हैं, बनाते हैं किसी चीज को, तब हमें ये साधन चाहिए, इसलिए इनको उत्पादन के साधन कहते हैं। यानी भूमि चाहिए, मान लिया है कि जमींदार को चने का उत्पादन करना है तो ऐसी अवस्था में उसे भूमि चाहिएगी। उसके अलावा उसे यंत्र चाहिएंगे, मशीनरी चाहिएगी, ट्रैक्टर है, हल है, कसी है, फावड़ा है, इस प्रकार की चीजें। श्रम, उसे लेबर करनी पड़ेगी। और उद्यमी वो खुद है, वो उद्यम करेगा तो ही जाके उत्पादन होगा। तो ये हमारे मुख्य रूप से 4 उत्पादन के साधन है। और उनसे हम निकालेंगे क्या? इन चारों साधनों का जब हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उपयोगिता में हमारे वृद्धि होगी और वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन कर लेंगे, यानी चने का उत्पादन हो जाएगा हमारे। तो इसका मतलब है उत्पादन को उपयोगिता में वृद्धि या उपयोगिता में सृजन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो उत्पादन का लिए हुआ आगतों का निर्गतों में रूपांतरण, या यूं कहें कारकों का, कारक कह लीजिए, इसे साधन कह लीजिए, एक ही बात है दोनों। कारकों का वस्तुओं में रूपांतरण उत्पादन कहलाता है। क्लियर है? अब देखते हैं फलन। फलन क्या है? फलन बेटा, अगर आपकी किताबी भाषा का मैं प्रयोग करूं तो दो चरों के मध्य पाए जाने वाला मात्रात्मक संबंध। दो चर कौन से भाई? उत्पादन के साधन और उत्पादन, इन दोनों के बीच पाया जाने वाले संबंध को हम फलन कहते हैं। इसे आप फलन, चर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, स्वतंत्र और आश्रित। 2 प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र, आश्रित, जो स्वतंत्र चरों पर निर्भर होते हैं। तो ये आपका फलन है। फलन को आप अगर गणितीय भाषा में प्रयोग करें तो यूं कर सकते हैं, उत्पादन x कोई भी साधन और उसका मात्रात्मक संबंध। यानी अब उत्पादन फलन का मतलब क्या हुआ? उत्पादन फलन का मतलब अब इन दोनों का संबंध दिखाना ही उत्पादन फलन है। किन किन का संबंध बेटा? उत्पादन का और उत्पादन के कारकों का, उत्पादन के कारक दोनों के
क्रियात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। क्या समझ आया बेटा? यानी जितने उत्पादन फलन हम किसे कहेंगे? कारक आगतों यानी उत्पादन के साधनों, कारकों तथा उत्पादन के बीच स्थापित करने वाला तकनीकी संबंध ही उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन के तहत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किन साधनों का, कितनी मात्रा में साधनों का प्रयोग करने से उत्पादन कितना बढ़ा, कितना घटा। ठीक है, तो ये हमारा उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, QX बराबर FLK। QX का मतलब है X वस्तु का भौतिक उत्पादन। एक बात और ध्यान रखनी है, भौतिक संबंध ही पता करता है उत्पादन फलन, ना कि भावनात्मक या अन्य, या उसका कितना मात्रात्मक नहीं करता। फलन F है और L का मतलब यहाँ क्या है बेटा? लेबर। लेबर का मतलब श्रम, और K का मतलब है कैपिटल, इसका मतलब है पूंजी। मैंने यहाँ चारों साधनों को लेने की बजाय हम उत्पादन फलन में दो साधनों के हिसाब से ही हम विवेचन कर सकते हैं उसका। ठीक है, ताकि आपके लिए भी सरल होगा। अब उत्पादन फलन क्लियर हुआ, यानी भौतिक कारकों तब भौतिक उत्पादन के बीच पाया जाने वाला फलनात्मक संबंध, या हम यूं कहें कि यह उत्पादन की उस अधिकतम मात्रा को दर्शाता है जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोजनों का प्रयोग करके किया जाता है। यानी कितने कारक, कितने साधन भूमि पूंजी श्रम उद्यम में से हमने प्रयोग किए, उपयोग किए और उनसे उपयोगिता का सृजन हुआ, और कैसे हम अधिकतम मात्रा में उत्पादन कर सके, इस संबंध को बताने वाला उत्पादन फलन कहलाता है। अब उत्पादन फलन का जैसे ही चर्चा आती है तो उत्पादन फलन है कितने प्रकार का? दो प्रकार का है बेटा उत्पादन फलन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो प्रकार का उत्पादन फलन है। तो ऐसी अवस्था में नाम से आपको नहीं लगता कि ये तो समय से संबंधित है? और अब हम कौन से साधन भी क्या अलग अलग होते हैं? जी हाँ, एक बात इस अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को क्लियर करने से पहले हम करते हैं उत्पादन के साधन, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। उत्पादन के साधन जो हमने भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम चार मुख्य रूप से पढ़े थे, क्या वो भी अलग अलग हैं? जी हाँ, वो भी दो प्रकार के हैं, शिथिल साधन और परिवर्तनशील साधन। शिथिल साधन कौन से हैं और परिवर्तनशील साधन कौन से हैं? शिथिल साधन वे साधन कहलाते हैं जिनकी मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लंबे समय में किया जाता है। परिवर्तनशील साधन वे साधन जिनकी मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे भाई? एक अगर मैं उदाहरण लूं, आपको उदाहरण बताऊं, मान लिया एक कोई पुस्तक बनाने वाला फैक्ट्री का मालिक या छोटी दुकानदारी हो, चाहे कैसा ही हो, वो एक दिन में मान लिया 1000 पुस्तकें छापता है। ठीक है, छापा है। अब उसे अचानक से ही कल के लिए ऑर्डर मिल जाए कोई कि आप मुझे 2000 पुस्तकें दे दो। अब ऐसी अवस्था में वो लाभ तो कमाना चाहेगा ना, क्योंकि जितने भी उत्पादक हैं वो लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य से काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए, लाभ ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने के लिए। ऐसी अवस्था में वो सोचता है कि 2000 पुस्तकें मैं छाप दूं भाई कल, परंतु वो छाप सकता है 1000 ही। ऐसी अवस्था में जब ये छाप रहा है 1000 पुस्तकें, तब उसके पास 4 मजदूर हैं और एक प्लाट में, भूमि में उसने
वो अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, भवन बना रखा है अपना, और एक ही आदमी है वो उसको देखभाल करने वाला, और जमीन भी एक ही है। ऐसी अवस्था में अब वो क्या करे? अब एक दिन में तो ना तो और प्लांट लगाया जा सकता, मशीनें और बड़ी बड़ी फिट नहीं की जा सकती लाके, और बाद में पता नहीं ऑर्डर आए या ना आए, और ना ही वो अपना इमारत खड़ी कर सकता। ऐसी अवस्था में वो क्या करेगा? ऐसी अवस्था में क्या करेगा? वो मजदूर जो 4 लगे हुए हैं उनकी जगह कुछ मजदूर और ले आएगा कि एक दिन के लिए मेरे काम करो भाई, तो 4 की जगह 8 या 10 मजदूर लगा लेगा। इसका मतलब है ये जो भूमि, भवन, प्लांट, ये क्या हुआ? ये शिथिल साधन हुए, क्योंकि इनको अल्पकाल में थोड़े समय में बढ़ाया नहीं जा सका, बल्कि ये जो मजदूर है, श्रम या वो कागज, अनप्रिंटेड कागज है, उसको गांठने वाली सूतली है, या वो चीजें स्याही छपाई वाली है, वो चीजें, कच्चा माल, ये क्या हुआ? आपका परिवर्तनशील साधन हुआ। इसका मतलब शिथिल साधन के हम उदाहरण दे सकते हैं प्लांट्स, मशीनरी, इमारतें या प्रबंधकीय सेवाएं। यानी मैं एक ही हूं एकदम से तो कोई उसे संभालने वाला नहीं आएगा ना, या कुशल कर्मचारी जितने भी थे, क्योंकि वह जो दूसरे मजदूर लेके आऊंगा वो मजदूर कुशल हो या ना हो, मुझे मिले या ना मिले, इस बात की क्या गारंटी है? तो वो सारे तो शिथिल साधन होते हैं बेटा। कच्चा माल है, श्रम की सेवाएं हैं, वो सारे के सारे परिवर्तनशील साधन होते हैं। इसका मतलब साधन 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। अब ये साधनों की स्थिरता और परिवर्तनशीलता किस बात पे निर्भर करती है? समय की अवधि पे निर्भर करती है। समय की अवधि कौन सी होती है? प्रकार में अभी नहीं आ रहा हूं, प्रकार सिर्फ आपको लिखा है मैंने, प्रकार बाद में करेंगे। समयावधि, समयावधि भी 2 प्रकार की होती है बेटा, जैसा कि अल्पकाल और दीर्घकाल। अब जैसे ही हमने साधन किए ना कि साधन 2 प्रकार के हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन कौन से? वे साधन जिनकी मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और परिवर्तनशील साधन वे साधन जिनकी मात्रा में अल्पकाल में थोड़े समय में परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये अल्पकाल थोड़ा समय और दीर्घकाल लंबा समय कितना होता है? क्या मैं 1 सेकंड को, 1 मिनट को, 1 दिन को, 1 घंटे को, 1 महीने को अल्पकाल मानूं? कहां तक मानूं? और दीर्घकाल वर्षों तक मानूं या सदियों तक मानूं? कहां तक मानूं? जी नहीं, समय कोई निश्चित नहीं होता बेटा इनका। अल्पकाल और दीर्घकाल को अर्थशास्त्र में हम परिभाषित कैसे करेंगे? अल्पकाल ये साधन, शिथिल साधन और परिवर्तनशील साधन समयावधि पर निर्भर है, और समयावधि किस पे निर्भर है? साधनों पे निर्भर है। यानी अल्पकाल समय की वो अवधि है जिसमें उत्पादन के सारे साधन परिवर्तित नहीं किए जा सकते। कुछ कारकों को, कुछ साधनों को ही परिवर्तित किया जा सके, वो अल्पकाल है। और सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सके उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो है आपका दीर्घकाल। यानी कोई भी उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 2 बातें हैं उत्पादन फलन में। हम कोई भी किसी भी वस्तु के उत्पादन को उत्पादक बढ़ाने के लिए क्या करेगा बेटा? या तो वो तकनीकी परिवर्तन करेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगा अपनी, या फिर उत्पादन के साधनों को बदलेगा, यानी उनकी संख्या बढ़ाएगा। 2 ही हो सकती है चीजें। और इन दोनों चीजों में हम अल्पकाल और दीर्घकाल के समय में उत्पादन के साधनों की अगर हम बात करें तो अल्पकाल वो अवधि है जिसमें कुछ साधनों को तो बढ़ाया घटाया जा सकता है और कुछ साधन शिथिल होते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी सभी साधनों को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है प्रकार, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ये बात हम अभी करके गए हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे पास
दो चीजें हैं, या तो मैं टेक्नोलॉजी परिवर्तित करके उत्पादन को बढ़ा लूं या उत्पादन के साधनों को बढ़ाकर अपने उत्पादन को बढ़ा लूं। इसका मतलब है, और उत्पादन फलन में हम तकनीकी को, हमारी मान्यता है, इसे हम शिथिल मानते हैं, तकनीकी चेंज नहीं करते, सिर्फ उत्पादन के साधनों के हिसाब से ही समझते हैं। उत्पादन फलन में तकनीकी हम शिथिल मानते हैं, ये हमारी मान्यता भी होगी कि उत्पादन की तकनीक शिथिल एवं दी हुई है, उत्पादन की तकनीक शिथिल और दी हुई है। अब उत्पादन के साधनों को अल्पकाल और दीर्घकाल, वही बात बेटा, अल्पकालीन उत्पादन फलन वो उत्पादन फलन है जिसमें एक या एक से अधिक, यानी कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ कारक है या कुछ साधन शिथिल, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन कौन सा है? जिसमें सभी कारक परिवर्तनशील, यानी सभी कारकों को परिवर्तित करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। और कुछ कारकों को, एक कारक को या एक से अधिक कारकों को, कुछ कारकों को कुछ परिवर्तनशील कारकों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जाता है, जबकि अन्य कारक शिथिल रहते हैं। अब एक बात, छोटे 1 नंबर का प्रश्न है, अनेकों कंपटीशन में और आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दीर्घकाल में कौन से कारक परिवर्तनशील होते हैं, कौन से कारक शिथिल होते हैं। तो दीर्घकाल में बेटा कोई भी कारक शिथिल नहीं होता, दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और अल्पकाल में कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं और कुछ कारक शिथिल होते हैं। क्लियर हुआ? ये दो प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। इसी अगर मैं फॉर्मूले में, उत्पादन फलन के फॉर्मूले में डाल के आपको समझाऊं तो कैसे, देखिए रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण उसका करते हैं। ब्लैक बोर्ड छोटा है, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ये एक बात देखिए आप, हमारा फॉर्मूला था एल के दोनों में उत्पादन फलन का, एल का मतलब लेबर, के का मतलब कैपिटल, इसका मतलब पूंजी। अब यहां देखिए, मान लिया हम 40 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में 5 हमारे मजदूर लगे हुए हैं और 4 इकाइयां पूंजी लगी हुई है, और दीर्घकाल में भी 5 मजदूर लगे हुए हैं और 4 इकाइयां पूंजी लगी हुई है। अब इसको मैं अल्पकालीन है, यानी समय मेरे पास बहुत थोड़ा है, ऐसे में मैं शिथिल कारकों को बढ़ा ही नहीं सकता। शिथिल कारक हमारा पूंजी है, ये 4 का 4 ही रहेगा, और इसको 5 की जगह, यानी उत्पादन मुझे 40 की बजाय अगर 45 करना है तो मैं क्या करूंगा, लेबर 5 से बढ़ाकर 6 कर दूंगा। इस अवस्था में अगर मुझे उत्पादन बढ़ाना है तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूंगा, उत्पादन बढ़ाते समय मजदूर है उनको दुगने कर दूंगा और दुगना उत्पादन हो जाएगा मेरे, और पूंजी को भी बढ़ाकर दुगनी कर दूंगा। यानी यहां मैंने लेबर और कैपिटल दोनों को ही परिवर्तित कर दिया, क्योंकि दीर्घकाल है, इसमें कोई भी शिथिल साधन नहीं है, सारे के सारे परिवर्तनशील हैं, हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि अल्पकाल में हमने लेबर को परिवर्तित कर दिया 5 से 6, जबकि कैपिटल को, पूंजी को 4 का 4 ही रखा, क्योंकि हमारा शिथिल साधन है, प्लांट्स, इमारत वगैरह और नहीं लगा सकते हम। अब इसमें एक बात समझने योग्य है, देखिए यहां अनुपात देखिए, 5 अनुपात 4 था,
ठीक है, 5:4 है लेबर और कैपिटल का। और यहाँ अनुपात क्या हुआ बेटा, 6:4, यानी अनुपात यहाँ 5:4 था, यहाँ 6:4 था, इसका मतलब बदल गया, इसलिए इसको परिवर्ती अनुपात का नियम भी कहते हैं। परिवर्ती अनुपात का नियम, अनुपात बदल गया, इसका मतलब परिवर्ती अनुपात का नियम। और यहां देखिए बेटा, ये 5:4 था, उसके बाद हमने जैसे ही उत्पादन की मात्रा बढ़ाई तो हमने मजदूर भी बढ़ा दिए और पूंजी भी बढ़ा दी। 5 दूनी 2 5 10, 2 चौके 8, यानी अनुपात 5:4 पहले था, 5:4 ही अब है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समान अनुपात का नियम भी कहते हैं, समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन, और ये है परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन। क्लियर हुआ? इसे अगर मैं डायग्रामेटिक ढंग से बताना चाहूं तो देख लीजिए, एक बात 10वीं में 11वीं में आपके आगे आई होगी, स्वतंत्र और आश्रित चर। मैं फिर बात करूंगा स्वतंत्र चर और आश्रित चर। हम स्वतंत्र चर को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। यहाँ स्वतंत्र चर है लेबर और पूंजी आपकी आश्रित चर है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा को तो हम श्रम के आधार पर ही घटाते और बढ़ाते हैं। अब यहाँ क्या था बेटा, पहले हमारे पास याद कीजिए 40x वस्तु का उत्पादन करने के बाद करते समय हमने 5L और 4K लिया था। 5L ये लगा दिया, L1 कर देता हूं और 4K यहाँ K कर देता हूं, इससे K1 कर देता हूं। ठीक है, अब दूसरी अवस्था में हमने क्या किया था, 45 किसी वस्तु की 45 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए हमने 6 लेबर 6 लगा दी थी, यानी एक लेबर बढ़ा दी थी। इसे मैं L2 कर देता हूं और वो आपका वही रहता है, यानी ये आपका यही रहेगा और ये आपका डायग्राम बन गया है, जिससे आप रेखा चित्रीय विवरण द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, और यहां आपका क्या था बेटा, QX L और K। QX 40 था, 5 मजदूर लगाए थे हमने और 4 इकाइयां पूंजी लगाई थी पहले। ये देखिए L1 और ये K1। ठीक है, 5 इकाइयां 5 मजदूर लगा दिए और 4 इकाई पूंजी लगा दी। जैसे ही हम उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे, इसको 10 और इसको हमने 8 कर दिया था दीर्घकाल में। तो अब यहां क्या किया हमने बेटा, ये बढ़ा दिए आपके 10 L2 हो गया और ये आपका K2 हो गया। अब इसकी और इसकी सीमा ये वाली ये हमारा कांस्टेंट बन जाएगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन वक्र बन जाएगा और ये आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हैं। अब आपको शायद, मुझे लगता है उत्पादन फलन कंप्लीट हो चुका है। उत्पादन किसे कहते हैं, कारकों का वस्तुओं में रूपांतरण। फलन किसे कहते हैं, दो चरों के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को कहते हैं। उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच के क्रियात्मक संबंध को कहते हैं। हम दिखाते किस सूत्र से हैं, दिखाते हैं हम F L और K से इस उत्पादन फलन को दिखाते हैं। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन कौन सा है, जिसमें एक या एक से अधिक या कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं, कुछ कारक स्थिर होते हैं। कुछ परिवर्तनशील कारकों को ही बढ़ाकर हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी कारकों को बढ़ाकर हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। उत्पादन फलन की विशेषताएं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या लिखोगे, उत्पादन फलन की मान्यताएं अगर आ जाए तो मान्यताओं में आप सबसे पहले तो एक बात लिख देना, तकनीकी
तकनीक शिथिल लिख देना, तकनीक शिथिल। दूसरा आप पॉइंट ले सकते हैं उत्पादन के, हमने उत्पादन के साधनों और उसका संबंध किस में बताया था, निश्चित समय अवधि से संबंध है इनका, निश्चित समयावधि से। और फर्म का उद्देश्य क्या रहता है बेटा, जो भी उत्पादक है उसका उद्देश्य लाभ को अधिकतमीकरण करना रहता है, लाभ को का अधिकतमीकरण। ये भी आप मान्यताओं में ले सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन के साधन सारे के सारे समरूप हैं, उत्पादन के साधन, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी सीखा है ना, तो जितने भी मजदूर हम बदलेंगे ना, वो भी एक मजदूर दूसरे जितना ये मान के चलते हैं कि वो उतना ही कुशल होगा। और उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तनशील कारकों को बदलते हैं और दीर्घकाल में सभी साधनों को बदलते हैं। इसका मतलब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव, ये आप मान्यताएं लिख सकते हैं। इसके अलावा एक मान्यता और भी लिख सकते हैं, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन साधनों को एक सीमा तक ही प्रतिस्थापन संभव है, ज्यादा नहीं किया जा सकता। 5 के 8 मजदूर लगा लिए, 9 लगा लिए, 15 लगा लिए, परंतु कुछ सीमा तक प्रतिस्थापन, बहुत ज्यादा। तो ये हमारी मान्यताओं में आ जाएगा। उत्पादन फलन की अगर मान्यताएं पूछ लेता है तो ये 5-6 मान्यताएं आप 4 नंबर का अगर पूछ भी ले, अक्सर नहीं आता आपके सिलेबस में, परंतु फिर भी आपके ज्ञान के लिए बताया है मैंने। अगर उत्पादन फलन की मान्यताएं अगर पूछ लेता है तो इस प्रकार से बताना है। अगर उत्पादन फलन की विशेषताएं पूछ ले तो विशेषताओं में क्या बताओगे। एक बात तो हमने शुरू में ही की थी, यह भौतिक मात्रा में संबंध बताता है। इसका मतलब है उत्पादन फलन भौतिक मात्रा में संबंध बताता है, जिसे आप पुस्तकीय भाषा में अभियांत्रिकी संकल्पना भी कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना बेटा, अभियांत्रिकी संकल्पना भी कह सकते हैं हम। अच्छा, और होता क्या है, उत्पादन फलन किस किस के बीच में बताता है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों में। इसका मतलब उन दोनों का प्रभाव होता है, उत्पादन व उत्पादन के साधनों में प्रवाह से संबंधित है। ये भी विशेषता में हम ले सकते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच प्रवाह के संबंध को ही बताता है। मान्यताओं वाली बात या अन्य वो भी कह सकते हैं हम, निश्चित समयावधि से संबंधित, ये भी आप विशेषताओं में लिख सकते हैं, निश्चित समयावधि से संबंधित। ठीक है। इसके अलावा साधनों का, वही साधनों का प्रतिस्थापन संभव है, साधनों का प्रतिस्थापन यानी साधनों को बदल सकते हैं हम, घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान दिया हुआ है, तकनीकी ज्ञान दिया हुआ, ये भी आप विशेषताओं में लिख सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य विशेषताओं में हमें बतानी चाहिए आप लोगों को, कीमतों से संबंधित नहीं है बेटा, ये कीमतों से संबंधित नहीं, यानी ये तो ये बात बताता है कि यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो कौन से कारक को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और अल्पकाल है तो परिवर्तनशील कारकों को, और दीर्घकाल है तो सभी साधनों को हम घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर विशेषताएं पूछता है तो ये 2 प्रकार का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो ये आपकी विशेषताएं हो जाएंगी। अब आपको क्लियर हो गया बेटा। हो सकता है आपको वो 2 नंबर का या 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ ले कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए, तो क्या बताओगे बेटा,
शायद आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ऐसी अवस्था में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताते समय हम ये कह सकते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन वो उत्पादन फलन है जिसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ कारक अनुपात में भी परिवर्तन होता है। इसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से कारक अनुपात में भी परिवर्तन होता है अल्पकाल में। याद आया आपके? आप कहोगे ये जी लैंग्वेज सी करूं ले आए। ये देखिए हमने किया था, इसको नहीं दिखा रहा मैं, इसी को दिखा रहा हूं एक बार, अगर आपको याद हो तो हमने ये किया था अल्पकालीन में। देखिए उत्पादन के स्तर में परिवर्तन हुआ, 40 से 45 हुआ, परिवर्तन होने से कारक अनुपात में परिवर्तन। कारक अनुपात हमारा क्या था? 5:4, उसके बाद 6:4 हो गया, यानी कारक अनुपात में भी परिवर्तन हो गया, जबकि इसमें परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन के स्तर के साथ कारकों में परिवर्तन नहीं होता। इसका याद आया बेटा आपको? हमने किया था एल के 5:4, हमने क्या किया था? 40 का 80 किया था। और उदाहरण वाली बात बता रहा हूं मैं आपको दोबारा, ताकि जल्दी से समझ आ जाए। जैसे ही उत्पादन में परिवर्तन हुआ वैसे ही 5:4 था, और ये भी 5:4 रहा, यानी समान अनुपात। इसका मतलब है उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से कारक अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, और इसमें होता है। एक अंतर तो हम ये बता सकते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर हम ये कह सकते हैं, कुछ प्रवृत्ति कारकों में वृद्धि करके, कुछ प्रवृत्ति कारकों में वृद्धि करके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जबकि इसमें दीर्घकाल में सभी कारकों में वृद्धि करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा अंतर आप ये भी कर सकते हैं। तीसरा एक आप और भी कह सकते हैं, जो आगे आपको एक अलग से टॉपिक भी आएगा। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से पैमाने में परिवर्तन नहीं होता, पैमाने में परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसके पैमाने में परिवर्तन होता है। ये पैमाने में परिवर्तन हो सकता है, आपको थोड़ा अलग लगा हो। वो क्या है बेटा? पैमाने में परिवर्तन आपको मैं दिखाता हूं। मान लिया अल्पकाल में हमने क्या किया था? लेबर ही बढ़ाई थी, कच्चा माल बढ़ाया था, श्रम की सेवाएं बढ़ाई थी। पैमाना का मतलब साइज, आकार, यानी हमने उस फैक्ट्री का आकार नहीं बढ़ाया, इमारतें, प्लांट्स, वो चीजें तो हमने नहीं बढ़ाई। जबकि दीर्घकाल में वो आकार ही बदल गया था। हमने मजदूरी डबल कर लिए, फैक्ट्री डबल कर ली, भूमि भी, इमारत भी नई खड़ी कर ली, यानी उसका आकार ही बदल गया। आकार बदलना का मतलब पैमाने में परिवर्तन। इसका मतलब दीर्घकाल में पैमाने में परिवर्तन होता है, जबकि अल्पकाल में पैमाने में परिवर्तन नहीं होता। तो ये तीन अंतर मुख्य रूप से ये भी बता सकते हैं आप। अब मुझे लगता है उत्पादन फलन में आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। वीडियो लेक्चर सुनने के बाद अपनी बुक्स को, पहले मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, अपनी बुक्स की रीडिंग एक बार समझ आए ना आए पहले लगा लीजिए, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर सुनिए। उसके बाद मैं उसके साथ ही नोट्स भेजता हूं। उन नोट्स को देख के जब भी आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं बेटा, आप अपनी रफ कॉपी, पेंसिल निकाल के, पेन या पेंसिल निकाल के रखिए। उसमें जो जो टॉपिक, जहां जहां आपको डाउट रहता है, जो बात समझ नहीं आती वो लिखिए, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लीजिए। टॉपिक वाइज पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स अपने खुद के होते हैं, जिसे आपको देखते ही लग जाए कि इसके बारे में मुझे ये दिक्कत है और ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे नोट्स पढ़िए, और नोट्स पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स बनाओगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको,
तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं आपके पास, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे बेटा।